भूतिया कहानी सुनने में आपको अगर मजा आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन ऑन रखिए। ये कहानी मेरे दोस्त अंकुश ने मुझे बताई है। करीबन 3 साल पुरानी ये बात है। मैं, मेरा दोस्त राहुल और हमारा एक कलीग अमित, हम तीनों एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में नैनीताल के पास एक छोटे से गांव गए हुए थे। हमारा काम वहां खत्म हुआ कि हमने फैसला किया कि रात को ही हम निकल लेते हैं ताकि सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली की दूरी करीबन 7-8 घंटे की थी और उनके पास पुरानी लेकिन उतनी रिलायबल और अच्छी कंडीशन में स्कॉर्पियो थी। रात के करीबन 11 बज रहे थे जब हमने वो गांव छोड़ा। उस दिन की रात कुछ अजीब ही थी, कुछ ज्यादा ही काली। घोर अंधकार था, न चांद की रोशनी थी न तारों की, और गांव की भी लाइट्स चली गई थी। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स थी और चारों तरफ घना फॉग। राहुल ड्राइविंग सीट पर था और उसके बगल में मैं बैठा था। अमित पीछे की सीट पर लैपटॉप पर कुछ फाइलें चेक कर रहा था। मुझे ड्राइविंग कर रहे राहुल से टेंशन हो रही थी। बस बार बार मन में ये आ रहा था कि रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है। पर राहुल तो गूगल मैप्स के शॉर्टकट पर पूरा कॉन्फिडेंट था। उसका कहना था कि ये रूट 10 किलोमीटर कम है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और पीछे बैठे अमित भी यही चाह रहा था कि जल्दी पहुंचे और आराम करने को कुछ समय मिल जाए। हम लोगों की हंसी मजाक चल रही थी, पर हमें क्या पता था कि हमारा हंसी मजाक जल्दी ही बंद होने वाला है। हमारी गाड़ी पतली घुमावदार सड़कों पर चल रही थी। बगल में गहरी खाई, ऊपर घना जंगल। माहौल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। बस गाड़ी की इंजन की आवाज और हमारे हल्के फुल्के गाने। तभी राहुल ने अचानक ब्रेक मारा। हम तीनों एकदम से अलर्ट हो गए। राहुल ने आगे की तरफ इशारा किया। रास्ते के ठीक बीचों बीच में, कोहरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने एकदम सफेद पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी। सबसे अजीब बात ये थी कि हमारी गाड़ी की तेज हेडलाइट पड़ने पर भी वो औरत एकदम मोशनलेस थी। और सबसे डरावनी वाली बात, उस जगह पर दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। अमित की आवाज में हल्की सी टेंशन आई थी। हम ये सोच रहे थे कि इतनी रात को इस आइसोलेटेड लोकेशन पे ये कौन हो सकता है। राहुल, जो थोड़ा प्रैक्टिकल था, उसने कहा कि शायद कोई गांव की ही होगी, रास्ता भटक गई होगी या उसे मदद चाहिए होगी। उसने इंसिस्ट किया कि इस ठंड में उसे छोड़कर जाना सही नहीं है, इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैंने उसे मना किया क्योंकि मुझे पहाड़ी इलाकों की कहानियां पता थी। रात को किसी अनजान को लिफ्ट नहीं देते, पर राहुल नहीं माना और धीरे से गाड़ी उसके पास लेकर जाकर रोकी। उस औरत ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। उसका चेहरा बहुत थका हुआ था और उदास लग रहा था। राहुल ने हिम्मत करके खिड़की नीचे की और उसे पूछा कि इतनी रात को वो अकेली यहाँ क्या कर रही है और कहाँ जाना है। उस बूढ़ी औरत ने बड़ी धीमी आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए बस इतना ही कहा, बेटा थोड़ा आगे, बस अगले मोड़ तक छोड़ दो, मेरा घर वहीं पर है। उसकी आवाज कुछ अजीब सी थी। राहुल ने तुरंत दरवाजा खोला और उसे बैठने को कहा। वह औरत चुपचाप पिछली सीट पर अमित के बगल में बैठ गई। उसने बैठने के बाद भी न शुक्रिया कहा न कोई और बात की। अमित को थोड़ा शक होने लगा। उसने पॉइंट किया कि ये तो फॉरेस्ट रिजर्व का एरिया है, यह तो कोई घर हो ही नहीं सकता। पर वो औरत पत्थर की तरह बैठी रही, कोई जवाब नहीं। हमें लगा कि शायद वो ठंड से नम हो गई है या फिर बहुत बूढ़ी होने के कारण वो थक गई है। हमने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। अगले 5 मिनट तक गाड़ी चलती रही। फॉग और भी ज्यादा घना हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे हम कॉटन के बीच से निकल रहे हो। तभी अमित ने, जो पीछे बैठा था, मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसका हाथ एकदम ठंडा था
उसने फुसफुसाकर बताया कि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उसने नोट किया था कि जब से ये औरत बैठी है तब से गाड़ी का टेम्परेचर और भी ज्यादा गिर गया है, जबकि गाड़ी में हीटर चालू था। मुझे भी वाकई में ठंड लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत बिल्कुल वैसे ही बैठी थी और उसकी आंखें अब भी झुकी हुई थी, और उसके बाल कुछ ज्यादा ही बिखरे हुए थे, और उसकी साड़ी पर जो सूखी हुई मिट्टी लगी थी वो इस इलाके में दिखती ही नहीं। जैसे ही अगला मोड़ आया, राहुल ने गाड़ी रोकी और पूछा कि क्या वो उतरना चाहेगी। वो ना हिल रही थी ना कुछ बोल रही थी, एकदम पत्थर की तरह। मैंने कहा शायद वो सो रही होगी, और हाथ बढ़ाकर उन्हें उठाने ही वाला था कि राहुल ने मुझे रोक दिया। उसने कहा, एक सेकंड, मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। राहुल ने सेंट्रल लॉकिंग से दरवाजा अनलॉक किया, और यार ये वो मोमेंट था जिसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। सिर्फ दरवाजा अनलॉक होते ही वो औरत अचानक से गायब हो गई, मानो वो यहाँ पर थी ही नहीं। ना उसकी सीट पर कुछ बैठने के निशान थे, ना वो कुछ दिखाई दी। कहाँ गायब हो गई हमें समझ में ही नहीं आया। सिर्फ वहां पर थी तो एक अजीब सी बदबू जो जले हुए लकड़ी की जैसी थी। राहुल तो एकदम शॉक में चला गया और अमित भी चीख पड़ा। हम दोनों घबरा कर बस यही देख रहे थे कि ये क्या था, वो कहाँ चली गई। राहुल ने झट से डैशबोर्ड पर हाथ रखा, जहाँ पर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति उसने रखी थी। एकदम कांपते हुए बोल रहा था कि उसने खुद देखा था वो यही बैठी थी, और दरवाजा जस्ट अनलॉक किया था, खोला भी नहीं था। मैंने भी चीख कर कहा, भाग राहुल, जल्दी भाग यहाँ से। राहुल ने गाड़ी इतनी तेज भगाई कि टायर स्किड होने लगे, और हम बस पागल होकर चिल्ला रहे थे कि यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ से निकलना चाहिए। अब करीब 15 मिनट फुल स्पीड पर चला रहे थे। हम सब एकदम शांत हो गए थे, बस हमारी सांसें तेज चल रही थी। तभी अमित जोर से चीखा, जिसने हमारा दिल फिर से दहला दिया। यार ये क्या है? मैंने देखा पिछली वाली सीट जहां वे औरत बैठी थी, वहां धूल के ऊपर किसी बूढ़ी उंगलियों से निशान बन रहे थे, मानो जैसे कोई धीमी गति से उस धूल पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। और फिर हमने साफ साफ सुना कि उस खाली सीट से एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज आ रही है, बच्चा तुम शॉर्टकट से आए हो, पर ये रास्ता, ये मेरा रास्ता है। तुम जहाँ भी जाओगे मैं वही आऊंगी। हमने उसी वक्त फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा लगा दी, और राहुल ने गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी। जैसे तैसे हम लोग एक ढाबे पर पहुंचे। उस ढाबे पर उतरे तो ढाबे वाला हमें देखकर दंग रह गया। इतनी ठंड में भी हमें पसीने छूट रहे थे। हमने उसे कुछ नहीं बताया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब हम दिल्ली पहुंचे और गाड़ी साफ कर रहे थे, अमित ने गाड़ी की पिछली सीट के नीचे एक छोटा सा पुराना सा कॉपर का सिक्का देखा, जिस पर कोई अजीब सी भाषा में कुछ इंस्क्रिप्ट किया गया था। और जब राहुल ने गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोला, वो दरवाजा अंदर से लॉक होने के बावजूद ऐसे डैमेज हुआ था जैसे किसी ने बहुत जोर से उसे अंदर से खोलने की कोशिश की हो। और उसी दरवाजे की बाहर की तरफ फॉग की वजह से जो नमी आती है, वो न होते हुए एकदम साफ मौसम में एकदम मिट्टी के कुछ निशान बने हुए थे, जिस पर किसी ने हाथ फेरे हो। ये सब देखकर हम तीनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। हमने उस जगह, उस मोड़ के बारे में बाद में बहुत सर्च किया। पता चला कि वो सड़क ऑफिशियली बंद कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ कई साल पहले एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद कई हादसे हुए जिन्होंने उस औरत को उस रास्ते पर देखा, और वो लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी जब भी मैं ड्राइव करता हूँ तो मैं कभी भी रियर व्यू मिरर में नहीं देखता, और मैं कसम से कहता हूँ कई बार मुझे अपनी खाली पिछली सीट से हल्की सी, एकदम धीमी पर जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। बस यार तभी से मैं शॉर्टकट्स अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कुछ रास्ते बस रास्ते नहीं होते,
वो किसी का घर भी हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा ही अनुभव होगा जो आप हमें शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी भी जरूर दर्शकों तक पहुंचाऊंगा।